एक आगामी अमेरिकी एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। इनसाइड आउट 2015 की अगली कड़ी, इसका निर्देशन केल्सी मान, उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में द्वारा किया जा रहा है, मार्क नील्सन द्वारा निर्मित और मेग लेफोवे द्वारा लिखित है। फिल्म में एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ और लुइस ब्लैक ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया है, जिसमें टोनी हेल, लिजा लापिरा और माया हॉक शामिल है। इनसाइड आउट 2 की पहली बार घोषणा सितंबर 2022 में डी23 एक्सपो की घोषणा के दौरान की गई थी, जिसमें मान, नील्सन और लेफोवे क्रमशः निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में जुड़े थे, जबकि पोहलर को उनकी भूमिका को फिर से दिखाने का खुलासा हुआ था। हेल, लापिरा और हॉक अक्टूबर 2023 में कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म में पिक्सर के मुख्य रचनात्मक अधिकारी पीट डॉक्टर के पहली फिल्म के 5 से 27 भावनाओं के विचार को दिखाया गया है, जिसे मान ने सच्चे विश्व निर्माण का उपयोग करने के लिए इसके निर्माण के दौरान पेश किया था। इनसाइड आउट 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। अमेरिकी एनिमेटेड कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। जोनास रिवेरा द्वारा निर्मित, इसे पीट डॉक्टर द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसकी पटकथा उन्होंने मेग लेफोवे और जोश कूली के साथ लिखी थी। फिल्म में एमी पोहलर, फिलिस स्मिथ, रिचर्ड काइंड, बिल हैडर, लुइस ब्लैक, मिंडी कलिंग, कैटलिन डायस, डायने लेन और काइल मैकलाचलन की आवाजें हैं। इनसाइड आउट एक युवा लड़की रिले के दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली का अनुसरण करती है, जो अपने परिवार के स्थानांतरण को अपनाती है क्योंकि 5 व्यक्तिगत भावनाएं उसके विचारों और कार्यों को नियंत्रित करती है। डॉक्टर ने अपनी बेटी के बड़े होने के साथ उसके व्यक्तित्व में बदलाव देखने के बाद अक्टूबर 2009 में इनसाइड आउट की कल्पना की। परियोजना को बाद में हरी झंडी दे दी गई और डॉक्टर और सह निदेशक रोनी डेल कार्मेन, जिन्होंने मन को सटीक रूप से चित्रित करने के प्रयास में मनोवैज्ञानिकों और तंत्रिका विज्ञानियों से परामर्श लिया, ने इसकी कहानी विकसित की। लगभग $175 मिलियन के बजट पर विकास में 5.5 साल लगे। फिल्म की कहानी और पात्रों में महत्वपूर्ण बदलावों के कारण फिल्म के निर्माण कार्यक्रम में देरी हुई। इनसाइड आउट की शुरुआत 18 मई 2015 को 68वें कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई और इसे 19 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे अपनी शिल्प कौशल, पटकथा, विषय वस्तु, कथानक और गायन प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, विशेष रूप से पोहलर, स्मिथ के प्रदर्शन के लिए। दयालु और काला। नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इनसाइड आउट को 2015 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक बताया। इसने दुनिया भर में $858 मिलियन की कमाई की और 2015 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपनी नाटकीय पारी समाप्त की। फिल्म को 88वें अकादमी पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए। दार्शनिक पत्रिका फिल्म एंड फिलॉसफी ने इनसाइड आउट को अब तक बनी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्मों में से एक के रूप में मान्यता दी। एक सीक्वल, इनसाइड आउट 2, 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। कथानक। रिले नाम की एक युवा लड़की के दिमाग में व्यक्तिगत बुनियादी भावनाओं की एक श्रृंखला होती है, जो उसके कार्यों को नियंत्रित करती है। खुशी, उदासी, भय, घृणा और गुस्सा। रिले के अनुभव यादें बन जाते हैं, जिन्हें रंगीन गहनों के रूप में संग्रहित किया जाता है और हर रात दीर्घकालिक स्मृति में भेजा जाता है। उनके व्यक्तित्व के भीतर 5 सबसे महत्वपूर्ण मुख्य यादों के पहलू 5 तैरते द्वीपों का रूप लेते हैं। जॉय नेता के रूप में कार्य करता है, वह उदासी के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करती है। खुशी, भय, घृणा और क्रोध में उद्देश्य देखती है, लेकिन सोचती है कि दुहक सब कुछ खराब कर देता है। 11 साल की उम्र में रिले अपने पिता की नई नौकरी के लिए मिनेसोटा से सैन फ्रांसिस्को चली गई। सबसे पहले उसे खराब अनुभव हुए। नया घर तंग और पुराना है, उसके पिता के पास रिले के लिए मुश्किल से ही समय है। एक स्थानीय पिज्जा पार्लर केवल ब्रोकोली के साथ पिज्जा परोसता है, जो उसे नापसंद है, और उनके सामान के साथ चलती वैन को गलत तरीके से टेक्सास की ओर ले जाया गया और वह हफ्तों तक नहीं आएगी। अपने नए स्कूल में रिले के पहले दिन, उदासी पूर्वव्यापी रूप से खुशी की यादों को उदास कर देती है, जिससे रिले अपनी कक्षा के सामने रोती है और एक दुखद मूल स्मृति बनाती है। जॉय एक वायवीय ट्यूब का उपयोग करके इस स्मृति को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उदासी के साथ संघर्ष के दौरान गलती से अन्य मुख्य यादें नष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्तित्व द्वीप अक्षम हो जाते हैं। खुशी, उदासी और मुख्य यादें मुख्यालय से बाहर चली गई। खुशी और उदासी की अनुपस्थिति में क्रोध, भय और घृणा को रिले पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे सुखद यादें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम विनाशकारी होते हैं। रिले को उसके माता-पिता, साथियों और शौक से दूर कर देते हैं। मुख्य यादों के बिना रिले के व्यक्तित्व द्वीप धीरे धीरे ढह जाते हैं और मेमोरी डंप में गिर जाते हैं, जहां चीजें भूल जाने के कारण अस्तित्वहीन हो जाती है। क्रोध रिले की खुशी को बहाल करने का इरादा रखते हुए मिनेसोटा भागने का संकल्प करता है।
विशाल दीर्घकालिक स्मृति क्षेत्र को नेविगेट करते समय खुशी और उदासी का सामना रिले के काल्पनिक दोस्त बिंग बोंग से होता है, जो मुख्यालय में विचार की ट्रेन की सवारी करने का सुझाव देता है। कई रोमांचों और दुर्घटनाओं के बाद तीनों ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन जब रिले सो जाता है तो ट्रेन रुक जाती है, और फिर जब एक और द्वीप ढह जाता है तो ट्रेन पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। जॉय, जो डरता है कि सभी मुख्य यादें उदास हो जाएंगी, उदासी को त्याग देता है और मुख्यालय में वापस रिकॉल ट्यूब की सवारी करने की कोशिश करता है। ट्यूब के नीचे की जमीन ढह जाती है, जिससे वह टूट जाती है और जॉय और बिंग बोंग मेमोरी डंप में गिर जाते हैं। एक दुखद स्मृति की खोज करने के बाद जो रिले के माता पिता और दोस्तों द्वारा उसे सांत्वना देने पर सुखद हो गई, जॉय को दूसरों को सचेत करने में उदासी का उद्देश्य समझ में आता है जब रिले भावनात्मक रूप से अभिभूत होती है और उसे मदद की जरूरत होती है। जॉय और बिंग बोंग मेमोरी डंप से बचने के लिए बिंग बोंग के गीत ईंधन वाले वैगन रॉकेट का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। वे अपने संयुक्त वजन के कारण पूरी तरह से चढ़ने में विफल रहते हैं, जब तक कि बिंग बोंग अंतिम क्षण में बाहर नहीं निकल जाता और गायब नहीं हो जाता। जॉय उदासी के साथ फिर से जुड़ता है और वे मुख्यालय लौटते हैं। उन्हें पता चलता है कि एंगर के विचार ने कंसोल को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे रिले अवसाद में आ गई है क्योंकि वह मिनेसोटा के लिए बस में चढ़ रही है। दूसरों को आश्चर्यचकित करते हुए जॉय ने कंसोल का नियंत्रण सैडनेस को सौंप दिया, जो इसे पुनः सक्रिय करने में सक्षम है और रिले को उसके माता पिता के पास लौटने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही उदासी मुख्य यादों को फिर से स्थापित करती है, उन्हें खुश से उदास में बदल देती है। रिले रोते हुए अपने माता पिता से कहती है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है। रिले के माता पिता ने उसे सांत्वना दी और बताया कि उन्हें भी मिनेसोटा की याद आती है। खुशी और उदासी एक साथ सांत्वना का काम करते हैं। खुशी और उदासी और नए द्वीप रूपों से युक्त एक नई मूल स्मृति बनाते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को में अपने नए जीवन के लिए रिले की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। एक साल बाद रिले, जो अब 12 वर्ष की है, ने अपने नए घर को अपना लिया है, नए दोस्त बनाए हैं और अपने पुराने शौक में लौट आई है और नए शौक हासिल कर लिए हैं। मुख्यालय के अंदर रिले की भावनाएं उसके नए व्यक्तित्व द्वीपों की प्रशंसा करती हैं और उन्हें एक साथ काम करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ एक नया विस्तारित कंसोल दिया जाता है। वॉइस कास्ट: जॉय के रूप में एमी पोहलर, फिली स्मिथ उदासी के रूप में, बिंग बोंग के रूप में रिचर्ड काइंड, डर के रूप में बिल हैडर, क्रोध के रूप में लुइस ब्लैक, मिंडी कलिंग घृणा के रूप में, रिले के रूप में कैटलिन डायस, मां के रूप में डायने लेन, पिता के रूप में काइल मैकलाचलन, पाउला पाउंडस्टोन फॉरगेटर पाउला के रूप में, भूलने वाले बॉबी के रूप में बॉबी मोयनिहान, ड्रीम डायरेक्टर और मॉम्स एंगर के रूप में पाउला पेल, अवचेतन रक्षक फ्रैंक के रूप में डेव गोइल्स, फ्रैंक ओज अवचेतन गार्ड डेव के रूप में, जैंगल्स के रूप में जोश कूली, माइंड वर्कर कॉप जेक के रूप में पिस्सू, फ्रिट्स के रूप में जॉन रत्जेनबर्गर, हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कार्लोस अलाजराक्वी, क्लाउन जॉय के रूप में पीटर सगल, रशीदा जोन स्कूल गर्ल की भावनाओं के रूप में, उत्पादन विकास पीच डॉक्टर का हेडशॉट, रोनी डेल कार्मेन का हेडशॉट, 2009 में पीच डॉक्टर बाएं और रोनी डेल कार्मेन। इनसाइड आउट के विकास को अक्टूबर 2009 में हरी झंडी दे दी गई थी, एक जब निर्देशक पीट डॉक्टर ने देखा कि उनकी बेटी एली अधिक शांत और आरक्षित हो गई है, दो और आश्चर्य करने लगे कि आंतरिक रूप से क्या हो रहा था। 3-4 डॉक्टर ने रोनी डेल कार्मेन को, जिन्होंने फाइंडिंग निमो 2003 और अब 2009 में कहानी पर्यवेक्षक के रूप में काम किया था, सह निर्देशक के रूप में परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसे डेल कार्मेन ने स्वीकार कर लिया। 5-6 उन्होंने अपने व्यक्तिगत इतिहास और अनुभवों से प्रेरणा ली। 7 और सटीकता के लिए मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डाचर केल्नर जैसे मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सम्मानित किया। 8-9 रिले के मानसिक परिदृश्य को डिजाइन करते समय उन्होंने न्यूरोवैज्ञानिकों से परामर्श लिया और डीएनए स्ट्रैंड और न्यूरोनल फ्लैश की तस्वीरों से संकेत लिया। एक केल्टनर और एकमैन के अनुसार फिल्म उन तरीकों पर जोर देती है जिनसे भावनाएं हमारे विचारों और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करती है, विशेष रूप से संबंधों को बढ़ावा देने में उदासी की भूमिका। 10 फिल्म के शुरुआती संस्करणों के लिए 27 भावनाओं, जिनमें जलन, ईर्ष्या, लालच, उदासी, निराशा, अवसाद, प्यार, शार्डेनफ्रूड, एन्नुई, शर्म, शर्मिंदगी और आशा शामिल थी, पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में संख्या कम कर दी गई थी। सादगी: एकमैन ने भावनाओं की एक सूची प्रदान की: क्रोध, भय, उदासी, घृणा, अवमानना, आश्चर्य और खुशी, और डॉक्टर ने डर की समानता के कारण आश्चर्य को हटाने का फैसला किया। उन्होंने अवमानना को भी हटा दिया। खुशी का नाम बदलकर आशावाद और बाद में जॉय कर दिया गया।
8, 16, 17 मुख्य रचनात्मक अधिकारी जॉन लासेटर ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण फिल्म में बहुत कम योगदान दिया। यह स्टूडियो के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की भागीदारी के बिना निर्मित होने वाली पहली पिक्सर फिल्म थी, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई। दो फिल्म की विकास प्रक्रिया में 5.5 साल लगे, 18, 19 और एक लगभग $175 मिलियन का बजट। 201992 से पिक्सर के प्रोडक्शन डिजाइनर राल्फ एग्लस्टन ने कहा कि यह अब तक की सबसे कठिन और लंबी फिल्म थी जिस पर उन्होंने काम किया था। 19 परिणामस्वरूप पहली बार निर्देशकों को फिल्म पर काम करने के लिए अयोग्य माना गया। 21 लेखन 2010 में डॉक्टर और फिल्म निर्माण टीम ने इनसाइड आउट के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जिसमें इसकी सेटिंग, नियम और रील शामिल थे। डॉक्टर ने 12 महीनों के भीतर फिल्म की कथानक विकसित करने और उसके पात्रों को डिजाइन करने के लिए एक छोटी टीम की भर्ती की। 22-23 उनकी मुख्य चुनौती इसकी बहुस्तरीय तकनीक को संभालना था। 24 डेल कार्मेन ने अपने पालन पोषण को एक महत्वपूर्ण प्रभाव बताया और मिनेसोटा में उस खेल की लोकप्रियता के कारण रिले को एक शौकीन आइस हॉकी खिलाड़ी बनाने का विचार रखा। 25-26 हाल आंकी फिल्म की पटकथा को महत्वाकांक्षी और सरल माना गया था। पटकथा लेखक माइकल अरंट ने 2011 की शुरुआत में परियोजना छोड़ने से पहले इस पर 1 साल बिताया। 27 उन्हें अतिरिक्त कहानी सामग्री उपलब्ध कराने का श्रेय दिया गया। 28 इसके पुनर्लेखन के लिए डॉक्टर के साथ साथ जोश कूली और मेग लेफोवे को पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया। 29 विविध इनपुट को बढ़ावा देने के लिए उस समय कहानी टीम में आधी महिलाएं थी जब एनिमेशन उद्योग में बड़े पैमाने पर पुरुष शामिल थे। हालांकि इनसाइड आउट का फोकस एक लड़की पर है, शोध में पाया गया कि 11 से 17 वर्ष की उम्र की महिलाएं छोटी लड़कियों की तुलना में अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त थी। 26 डॉक्टर ने तय किया कि रिले मुख्य किरदार नहीं है बल्कि फिल्म की सेटिंग है। एक उन्होंने मुख्य भावना को महिला माना क्योंकि रिले एक लड़की है। अन्य भावनात्मक पात्रों को पुरुष और महिला को सौंपा गया था। 3 डॉक्टर ने रिले के गहरे अवसाद में पड़ने के प्रारंभिक विचार को खारिज कर दिया। 2 इनसाइड आउट के लिए स्टोरीबोर्ड के निर्माण में 2 से 3 साल लगे और इसमें पिक्सर के ब्रेन्स ट्रस्ट के लिए 7 से 8 स्क्रीनिंग शामिल थी, जो रचनात्मक नेताओं का एक छोटा समूह था जो सभी फिल्मों के विकास की देखरेख करता था। कहानी और हास्य को बनाए रखते हुए दर्शकों के बीच इसे बासी होने से बचाने के लिए उन्होंने रात्रिभोज के दृश्य को सुधारने में 3 साल से अधिक समय बिताया। 31 फिल्म निर्माता पात्रों के व्यक्तिगत गुणों, प्रतिभाओं, 11 और विरोधाभासों को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार थे। 26 जॉय की नाराजगी पर डॉक्टर के चिंतित होने के बाद इनसाइड आउट की डिजाइन टीम ने रिले के व्यक्तित्व की विशिष्ट दिशाओं पर अधिक शोध किया। डिजाइनर अल्बर्ट लोजानो चाहते थे कि जॉय गुस्सैल और शरारती हो। 32 एमी पोहलर ने कठिनाइयों का सामना करने के बाद खुशी की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हुए जॉय लिखने में टीम की मदद की। लेफोवे की मदद से टीम ने जॉय को एक कमजोर, अमूर्त चरित्र के रूप में देखा क्योंकि वह अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक है। 22-33 शुरू से ही जॉय की युवाओं को अत्यधिक हेरफेर करने की क्षमता का विचार कायम रहा, जिससे रिले के सामाजिक तूफान पैदा हो गए। 34 एक उदाहरण में रिले थैंक्सगिविंग डे पेजेंट में टर्की के रूप में मुख्य भूमिका चाहता था। डॉक्टर को वह कथानक विचार बहुत अपरिचित लगा और उसने उसे बदलने के लिए कुछ मांगा। कई ड्राफ्ट सामने आए जिनमें आइडिया फील्ड्स में गिरने के बाद विचारों को विकसित करने वाले पात्र भी शामिल थे। 35 दूसरे में बिंग बोंग रिले के बचपन के पात्रों के एक बड़े निर्वासित दल की भर्ती करेगा। रिचर्ड काइंड ने बाद में अपने चरित्र को बचपन की लुप्त होती के रूप में परिभाषित किया जब इनसाइड आउट का विकास आगे बढ़ गया था। 36 अक्टूबर 2011 में डायने डिज्नी मिलर ने डॉक्टर को इनसाइड आउट के विकर्षणों को कम करने और कहानी को दोबारा प्राथमिकता देने के लिए राजी किया। 22 डॉक्टर ने निर्धारित किया कि व्यक्तित्व द्वीपों की अवधारणा मन की दुनिया के भूगोल और कहानी को एकीकृत कर सकती है। 35 2012 में कई स्क्रीनिंग और सुझावों के बाद फिल्म का निर्माण शुरू किया गया। 1 और 3 महीने के बाद इसका मूल्यांकन किया गया। संपादक केविन नोल्टिंग ने कहा कि निर्माण शुरू होने से पहले फिल्म के 7 संस्करण बनाए गए थे। 31 फिल्म के स्वर को संतुलित करना, उदाहरण के लिए जॉय के हंसमुख स्वभाव के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया, जबकि रिले में जॉय द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में नकारात्मक महसूस करना कठिन था। निर्माता जोनास रिवेरा ने जॉय के स्वभाव के इन पहलुओं को विकसित करने के लिए पोहलर को श्रेय दिया। 34 एग्लस्टन ने फिल्म को रिले के मस्तिष्क के बजाय उसके दिमाग में स्थापित करने की सिफारिश की। 37 और मस्तिष्क के बारे में कुछ दृश्य हटा दिए गए। 11 पिक्सर फिल्म निर्माताओं ने जुलाई 2012 में फिल्म की मूल्यांकन स्क्रीनिंग आयोजित की। इनसाइड आउट का प्रारंभिक संस्करण जॉय और फियर के एक साथ खो जाने पर केंद्रित था। डॉक्टर ने इसे समस्याग्रस्त समझा और निर्धारित किया कि फिल्म के भीतर भावनाओं और रिश्तों को एकीकृत करने का निर्णय लेने से पहले जॉय ने अपने चरित्र चित्रण को विकसित करने के लिए फियर से जो विचार सीखा था।
इसके बजाय डर की जगह उदासी ने बहुत अधिक रसदार भूमिका निभाई। 1138 खुशी और उदासी के बीच डॉक्टर के विवाद में फिल्म डिजाइनों में कई संशोधन हुए। प्रारंभ में सरल आकृतियां डिजाइन की गई, इनमें ईंट के रूप में क्रोध, तारे के रूप में खुशी, आंसू के रूप में उदासी और तंत्रिका के रूप में भय शामिल है। उदासी का स्वरूप अंततः डेबी डाउनर में बदल दिया गया। लोजानो ने अपने अवसाद को उजागर करने के लिए उदासी को पजामा पहनाने की योजना बनाई। घृणा और क्रोध के दृष्टिकोण क्रमशः अप्रैल लुडगेट और हेड्स फ्रॉम हरक्यूलिस 1997 पर आधारित थे। टिंकर बेल से समानता से बचने के लिए जॉय को हरे रंग की पोशाक दी गई और उसके बालों का रंग बदलकर नीला कर दिया गया। पिक्सल द्वारा दर्शकों के सामने रिले के संभावित डिजाइन प्रस्तुत करने के बाद लोजानो ने सोचा कि चरित्र एली जैसा दिखता है। 52-56 एनिमेशन। इनसाइड आउट के एनिमेशन में 1.5 साल का समय लगा। लगभग 48 एनिमेटर, जिनमें पर्यवेक्षक शॉन क्रॉस और नवोन और निर्देशक जेमी रो और 350 कलाकार शामिल थे, उनमें से 35 प्रकाश व्यवस्था सिनेमेटोग्राफर किम वाइट के नेतृत्व में और 10 लेआउट और तकनीशियन उत्पादन में शामिल थे। 2 एनिमेशन टीमें इकट्ठी की गईं, एक अमूर्त अनुक्रम के लिए और दूसरी में चरित्र समूहों के लिए भीड़ सिमुलेशन शामिल था। 16-18 उन्होंने मानव शरीर के हर हिस्से का पता लगाने के लिए नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया। 57 डॉक्टर ने पात्रों के लिए भावनाओं के साथ कल्पना की, वे डिजाइन और आंदोलन की शैली दोनों के लिए कैरिकेचर के स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने टेक्स एवरी और चक जोन्स की एनिमेशन शैलियों का अनुकरण किया। 35 डॉक्टर ने क्रॉस और नेवोन को प्रत्येक रेंडरमैन मॉडल के कठोर व्यवहार पर अड़े रहने के बजाय प्रत्येक चरित्र के ग्राफिक कैरिकेचर को आगे बढ़ाने के लिए सूचित किया। इसके लिए एक कलाकार को दैनिक समाचार पत्रों के दौरान वाकॉम सिंटिक का उपयोग करके इनसाइड आउट में पात्रों को चित्रित करने की आवश्यकता होती थी। 58 पात्रों के रूपों को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करके 3D मॉडल के लिए प्रस्तावित किया गया था। फिल्म निर्माताओं ने तब तक दैनिक समाचार पत्रों का अध्ययन किया जब तक डॉक्टर ने फिल्म के अंतिम शॉट्स को प्रकाश व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण पर मंजूरी नहीं दे दी। एक इनसाइड आउट ने एक उन्नत स्केचिंग टूल का अधिक उपयोग किया, जिसके साथ एनिमेटरों ने सिलहुट पर तेजी से मूर्तिकला का प्रदर्शन किया, पात्रों की उपस्थिति को बदल दिया और फाइन ट्यूनिंग कपड़ा उत्तेजना का मूल्यांकन किया। 59 सिमुलेशन विभाग के माध्यम से पात्रों के बालों और कपड़ों की गति को जोड़ा गया। 11 पिक्सर के सह संस्थापक एडविन कैटमुल ने महसूस किया कि बल क्षेत्रों पर कब्जे के कारण पात्रों की विशेषताओं में कुछ हद तक मानवीय रूप, चमकीले रंग और अजीब आकार है। 60 इनसाइड आउट के सभी पहलुओं को अंततः एक की छवि में मिला दिया गया। 1600 शॉट्स में फैला हुआ एक एनिमेशन बन गया। प्रत्येक 3 सेकंड के फुटेज को बनाने में 3 सप्ताह लगे, एक और प्रस्तुत करने में 33 घंटे लगे। 60 दोनों एनिमेशन टीमों ने जॉय के पूर्ण अमूर्त से एनिमेशन योग्य चरित्र में परिवर्तन को संभाला। 61 लाइटिंग जॉय अपने प्रोडक्शन डिजाइन के माध्यम से एग्लस्टन की प्रारंभिक प्रेरणा थी। एग्लस्टन के पेस्टल आरेख ने जॉय को आकार दिया, जिससे उसकी रोशनी बढ़ गई 62 और वह पिक्सर का महत्वपूर्ण चरित्र बन गई। ठोस होने के बजाय जॉय का उत्साह पिनव हील्स, शैंपेन और फुलझड़ियों से प्राप्त हुआ था। लोजानो ने सोचा कि जॉय ऑड्रे हेपबर्न जैसा दिखता है। एक जॉय को उज्जवल बनाने के लिए रेंडरमैन टीम ने ज्यामितीय प्रकाश की विकसित की। 62 और डॉक्टर ने उसे स्प्राइट जैसे और सुनहरे संशोधनों के साथ डिजाइन करने का सुझाव दिया। 30 ये प्रभाव जॉय के विशिष्ट प्रकार के कारण भरोसेमंद रूप से कार्य करते हैं। कलात्मक प्रदर्शन और प्रकाश छायांकन का उपयोग करके 750 से अधिक शॉट बनाए गए। 61 फिल्म निर्माताओं ने जॉय की आभा पर 8 महीने तक काम किया, लेकिन उन्हें समय और बजट के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेसेटर ने अनुरोध किया कि इसके बजाय इसे प्रत्येक भावना के लिए लागू किया जाए। एग्लस्टन ने इस तकनीक का वर्णन करते हुए कहा, आप मुख्य तकनीकी कर्मचारियों को जमीन पर हमला करते हुए बजट को छत से गिरते हुए सुन सकते हैं। 63 डॉक्टर और उनकी 6 डिजाइनर टीम ने जॉय के लुक को अंतिम रूप देने में लगभग 18 महीने बिताए। 32 जॉय को बनाने की प्रक्रिया में 3 साल लगे। 30 छायांकन। फोटोग्राफी के निदेशक पैट्रिक लिन ने इनसाइड आउट की सिनेमेटोग्राफी पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने मन की दुनिया और वास्तविक दुनिया को चित्रित करने के लिए अद्वितीय कैमरा शैलियों के साथ एक दृश्य भाषा बनाई, जिससे फिल्म की कहानी और रिले के चरित्र के बीच संबंध स्थापित हुआ। लिन ने कहा कि ये दुनियाएं अपना ध्रुवीकरण कर सकती हैं। 64-65 माइंड वर्ल्ड का लेआउट और छायांकन कैसाब्लांका 1942 से प्रभावित थे। पिक्सर ने सेट निर्माण के लिए हॉलीवुड के स्वर्ण युग की फिल्मों पर शोध किया। उन्होंने मास्ट मूविंग शॉट्स का प्रदर्शन किया, उन्हें एक ही दृश्य में संयोजित किया, जिनमें से सबसे लंबा 48 सेकंड का था और इसमें 1200 फ्रेम शामिल थे। 62
वास्तविक दुनिया के फिल्मांकन में लेंस विरूपण और आउट ऑफ फोकस शॉट्स की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन निर्देशकीय परिवर्तनों ने कैमरा कार्य की जटिलता को कम कर दिया। कैमरा ऑपरेटरों ने अलग अलग कैमरा गतिविधियों और दोनों दुनियाओं के लिए पूर्व निर्धारित पथों के साथ एरी अल्ट्रा प्राइम और जी-स्कूक एस4 लेंस का उपयोग किया। माइंड वर्ल्ड के लिए एक डॉली, ट्रैक, क्रेन और बूम का उपयोग किया गया था और असली के लिए जूम लेंस और स्टीडीकैम माउंट के साथ हाथ से पकड़े जाने वाले कैमरों का उपयोग किया गया था। लिन के द लने रिले के आर्क की निगरानी की क्योंकि इन कैमरों का उपयोग 3 कृत्यों में किया गया था। पहला स्टीडीकैम पर लगाया गया था और दूसरा हाथ से पकड़ा गया था। 1966 इनसाइड आउट के कुछ पहलुओं को चरित्र चित्रण के लिए स्केल प्रोग्रेस, मुख्य पात्रों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर विश्व निर्माण का आकार, साथ ही रिले और जॉय के आर्क्स, कहानी के लिए मंचन और विषय के लिए फ्रेमिंग द्वारा समर्थित किया गया था। 66 क्रू द्वारा बनाए गए कैमरों में सेंसर जुड़े हुए हैं। ये कैमरे रफ और फिजिकल थे, लेकिन पिक्सर की लघु फिल्म द ब्लू अम्ब्रेला 2013 में इस्तेमाल होने के बाद इनसाइड आउट में सुधार किया गया। मानव मशीन प्रणाली को प्रत्येक व्यक्ति को इनसाइड आउट के वातावरण में घूमने का लिए बनाया गया था और उनके प्रत्येक प्रदर्शन को फिल्म के दृश्यों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। एनिमेटेड होने से पहले वर्चुअल को लेआउट का उपयोग करके ब्लॉक कर दिया गया था। 54 संगीत और ध्वनि डिजाइन। मुख्य लेख इनसाइड आउट साउंड ट्रैक। माइकल गियाचिनो का हेडशॉट। 2017 में संगीतकार माइकल गियाचिनो ने इनसाइड आउट के लिए संगीत तैयार किया। 67 उन्होंने जनवरी 2015 में योजना बनाना शुरू किया। 68 और मई 2015 में समाप्त किया। एक संगीत सत्र के दौरान डॉक्टर को लगा कि इसका स्कोर कड़वा, मीठा और उदासीन था। 22 गियाचिनो अब के स्कोर की तुलना में इनसाइड आउट के लिए कुछ अधिक भावनात्मक रूप से स्मारकीय बनाना चाहते थे। 68 निर्माताओं ने फिल्म की अवधारणा पर चर्चा करने और उनके लिए इसे प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले गियाचिनो से मुलाकात की। जवाब में गियाचिनो ने फिल्म को देखकर अपनी भावनाओं के आधार पर फिल्म से असंबद्ध 8 मिनट का संगीत तैयार किया। रिवेरा ने कहा कि क्योंकि गियाचिनो और डॉक्टर दोनों संगीतकार थे, उन्होंने कहानी और चरित्र के संदर्भ में फिल्म पर चर्चा की। 35 अपनी रचनात्मक पसंद के अनुसार साउंड डिजाइनर रेन क्लाइस ने एक प्रगतिशील साउंडस्केप बनाया। 69 फिल्म के शुरुआती दृश्य के लिए सघन ध्वनियों को सुसंगत बनाने के लिए ऑडियो मिश्रण किया गया था। जॉय का परिचय एक ही ध्वनि का उपयोग करता है। 70 रिलीज मार्केटिंग। फिल्म के लिए डिज्नी और पिक्सर के अधिकारियों के उत्साह के बावजूद मार्केटिंग इनसाइड आउट को कठिन माना गया। 38 द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए क्रिस्टन पेज किर्बी ने इसे बिल्कुल खराब बताया। 71 डिज्नी की मार्केटिंग रणनीति में एक सक्रिय सोशल मीडिया अभियान, 72 एक विश्वव्यापी प्रचार दौरा, 73 और 5 रंगीन चरित्र पोस्टर का निर्माण शामिल था। 74 काइंड ने इनसाइड आउट की मार्केटिंग में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि निर्माताओं ने बिंग बोंग को गुप्त रखने का फैसला किया था। 48 परिणामस्वरूप भावनात्मक किरदारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस किरदार को फिल्म के प्रचार से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर ने काइंड के निर्णय को स्मार्ट माना। बिंग बोंग को पहचानना दर्शकों के लिए आश्चर्य था। 75-76 रिलीज से पहले फिल्म को बच्चों के लिए टेस्ट स्क्रीन किया गया था क्योंकि अधिकारी युवा दर्शकों के लिए इसकी अपील को लेकर चिंतित थे। 33 डिज्नी इन्फिनिटी 3.0 ने एक प्लेटफॉर्मर प्रकार इनसाइड आउट प्ले से जोड़ा है, जिसमें सभी 5 भावनात्मक पात्रों को बजाने योग्य पात्रों के रूप में दिखाया गया है। 77-78 इनसाइड आउट थॉट बबल्स नामक एक मोबाइल पजल बॉबल शैली का गेम जारी किया गया। 79-80 बॉक्स ऑफिस। एल कैपिटन थिएटर एक कम ऊंचाई वाली सफेद इमारत जैसा कि हॉलीवुड बुलेवार्ड से देखा जाता है। इनसाइड आउट का उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर एल कैपिटन थिएटर में हुआ। 2008 में चित्रित 95 मिनट की फिल्म इनसाइड आउट 18 मई 2015 को 68वें कांस फिल्म फेस्टिवल में एक प्रतियोगिता में प्रदर्शित हुई। 81-82 जिसके बाद 8 जून को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में प्रीमियर हुआ। 83 कांस के कार्यक्रम में फिल्म को 8 मिनट तक खड़े होकर सराहना मिली। 84-85 इनसाइड आउट को डॉल्बी विजन में भी रिलीज किया गया था, जिससे यह इस प्रारूप को अपनाने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक बन गई। 86 सिनेमाघरों में इसके साथ लावा 2014 नामक एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित हुई। 87 इनसाइड आउट को शुरू में 30 मई 2014 को रिलीज किया जाना था, 88 लेकिन इसे 19 जून 2015 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 89 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अपने शुरुआती सप्ताहांत के दौरान इनसाइड आउट ने 3,946 थिएटरों में $90.4 मिलियन की कमाई की, जिनमें से 3,100 जो 3D में थे और जुरासिक वर्ल्ड $106.6 मिलियन के बाद दूसरे नंबर पर थे। 90 इस राजस्व में गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से प्राप्त $3.7 मिलियन शामिल है। 91 सप्ताहांत के कुल आंकड़े ने इनसाइड आउट को पहली पिक्सर फिल्म बना दिया जो पहले नंबर पर नहीं आई,
92 अब तक की सबसे बड़ी नंबर 2 शुरुआत और किसी भी मूल फिल्म के लिए सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत, और पिक्सर की दूसरी फिल्म थी टॉय स्टोरी 3 के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग। 93 इनसाइड आउट की सफल शुरुआत का श्रेय इसके कांस प्रीमियर, सिनेमाकॉन और फैथॉम इवेंट स्क्रीनिंग, अनुकूल आलोचनात्मक स्वागत और वर्ड ऑफ माउथ और फादर्स डे सप्ताहांत में इसकी रिलीज को दिया गया। इसमें मुख्य रूप से ज्या दातर महिला दर्शक शामिल थी और लगभग 71% दर्शक परिवार थे। 94, 95, 96 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में $52.1 मिलियन की कमाई की 42% की कमी और अपने तीसरे सप्ताहांत में $29.3 मिलियन की कमाई की। 97, 98, 10 दिसंबर 2015 को अपने प्रदर्शन के अंत तक इनसाइड आउट ने अमेरिका और कनाडा में $356.9 मिलियन की कमाई की थी और यह साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। 99, 100 जुलाई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सिनेमाघरों के बंद होने और फिल्मों के चलने की सीमा के कारण इनसाइड आउट 442 सिनेमाघरों में लौट आया, ज्यादातर ड्राइव इन, और $340,000 की कमाई की। 101 अमेरिका और कनाडा के बाहर इनसाइड आउट ने 37 बाजारों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $40.3 मिलियन की कमाई की। 102 इसके सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बाजार चीन में $11.7 मिलियन, 103 यूनाइटेड किंगडम में $11.5 मिलियन, 104 मैक्सिको में $8.6 मिलियन, रूस में $7.6 मिलियन, 102 इटली में $7.4 मिलियन, 105 जर्मनी में थे $7.1 मिलियन, 106 और दक्षिण कोरिया $5.2 मिलियन। इनसाइड आउट रूस में 1 अरब रूबल से अधिक की कमाई करने वाली पहली पिक्सर फिल्म थी। 107 फिल्म ने $501.9 मिलियन की अतिरिक्त कमाई की। इसकी सबसे अधिक कमाई यूनाइटेड किंगडम $59.4 मिलियन, जापान $33 मिलियन, जर्मनी $31.6 मिलियन, मेक्सिको $31.1 मिलियन, दक्षिण कोरिया $30.9 मिलियन, फ्रांस से हुई $30.1 मिलियन, इटली $27.1 मिलियन, वेनेजुएला $25.4 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया $24.2 मिलियन। 99 इसने इसे अमेरिका और कनाडा के बाहर 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। 108 और $858 मिलियन की कुल कमाई के साथ 2015 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 109 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा, भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $279.51 मिलियन की, बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2015 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में छठे स्थान पर रखा। 20 होम मीडिया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने डिजिटल डाउनलोड के लिए इनसाइड आउट को 13 अक्टूबर 2015 को और ब्लू रे और डीवीडी पर 3 नवंबर को जारी किया। 110, 111 भौतिक प्रतियों में एक ऑडियो कमेंट्री, पर्दे के पीछे के फीचर, हटाए गए दृश्य शामिल है। 112 और लघु फिल्में रिलीज, फर्स्ट डेट और लावा। 113, 114, 115 इनसाइड आउट नवंबर 2015 की सबसे अधिक बिकने वाली होम वीडियो रिलीज थी और रिलीज सप्ताह के दौरान 5वें नंबर पर थी। इसकी बिक्री में ब्लू रे का हिस्सा 57% था। 1162015 के अंत तक भौतिक रिलीज ने लगभग $97.8 मिलियन की कमाई की थी। 1172019 में 1.4 के अल्ट्रा एचडी ब्लू रे संस्करण जारी किया गया था। 118, 119 स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। इनसाइड आउट को आलोचकों की प्रशंसा मिली सी और 2015 में कई आलोचकों की शीर्ष 10 सूचियों में चौथे स्थान पर सूचीबद्ध किया गया। 129 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 382 पेशेवर समीक्षाओं के आधार पर इसकी अनुमोदन रेटिंग 98% है, जिसकी औसत रेटिंग 8.9/10 है। सर्वसम्मति में लिखा है, आविष्कारशील, भव्य रूप से एनिमेटेड और शक्तिशाली रूप से गतिशील, इनसाइड आउट आधुनिक एनिमेटेड क्लासिक्स की पिक्सर लाइब्रेरी में एक और उत्कृष्ट अतिरिक्त है। 130 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 55 आलोचकों के आधार पर इनसाइड आउट को 100 में से 94 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा को दर्शाता है। 131 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+2F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 94 इनसाइड आउट की रिलीज से पहले प्रशंसक और आलोचक पिक्सर की सीक्वल पर कथित अति निर्भरता से चिंतित थे, जो टॉय स्टोरी 4, 2019 की घोषणा और उनकी फिल्मों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण और बढ़ गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की वित्तीय समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। 132 आलोचकों ने इनसाइड आउट की शिल्प कौशल और डॉक्टर के निर्देशन की प्रशंसा की, डी इसे पिक्सर के लिए फॉर्म में वापसी के रूप में वर्णित किया।
कि पीटर डेब्रूज, वैराइटी, केनेथ तुरान, लॉस एंजल्स टाइम्स और टॉड मैककार्थी, द हॉलीवुड रिपोर्टर, ने फिल्म की प्रशंसा की। डिब्रूज और तुरान ने इसे पिक्सर का सर्वश्रेष्ठ बताया और इसे परिष्कृत और साहसी कहा। तुरान और रिचर्ड ब्रॉडी, द न्यू यॉर्कर, ने फिल्म के आकर्षक दृश्यों, भावनाओं के मूल्य के बारे में इसके संदेश और रिले की कल्पना के चित्रण का हवाला दिया और डेब्रूज और एंथोनी लेन, द न्यू यॉर्कर, ने इसकी मौलिकता की प्रशंसा की। एफ वल्चर के डेविड एडल्स्टीन ने कहा कि फिल्म एक नई पॉप संस्कृति कसौटी है। 147 इन समग्र समीक्षाओं के बावजूद द गार्जियन के आलोचक पीटर ब्रैडशॉ और स्लैंट मैगजीन के लेखक क्रिस्टोफर ग्रे ने फिल्म को पिक्सर के सर्वश्रेष्ठ कार्यों से थोड़ा कमतर आंका। 148-149 पटकथा लेखन, कथानक और विषयवस्तु प्रशंसा के स्रोत थे। जी फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने कहा कि फिल्म की पटकथा इसके विषयों का समर्थन करती है। 150 जबकि आईजीएन के लिए सिंगर ने कहा कि फिल्म की विशेषताओं में बाल समर्पण, टीम वर्क और भ्रमित पीछा शामिल है। सिंगर ने कहा कि परीक्षित यात्रा में अभूतपूर्व जाने का लाइसेंस था। 156 मियामी हेराल्ड के लिए लिखते हुए रेने रोड्रिग्स ने कहा कि कहानी शुरू से अंत तक घूमती रहती है और रिले के दिमाग में पात्रों के लक्ष्य पतले हैं। 157 एन हॉर्नडे, दवा, पीटर हंस डॉक्टर एक, जन्म 9 अक्टूबर 1968, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और एनिमेटर है। उन्होंने 2018 से पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी (सीसीओ) के रूप में काम किया है। 2-3 और उन्हें एनिमेटेड फीचर फिल्मों मॉन्स्टर्स इंक. 2001, अप 2009, इनसाइड आउट 2015 और सोल 2020। उन्हें 9 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए 3 पुरस्कार जीते हैं, अप, इनसाइड आउट और सोल के लिए, जिससे वह इस श्रेणी को 3 बार जीतने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 9 एनी पुरस्कार, 6 विजेता, 1 बाफ्ता बाल फिल्म पुरस्कार और 1 होची फिल्म पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। 4 उन्होंने खुद को मिनेसोटा का एक अजीब बच्चा जो कार्टून बनाना पसंद करता है के रूप में वर्णित किया है। 3 प्रारंभिक जीवन, डॉक्टर का जन्म ब्लूमिंगटन, मिनेसोटा में हुआ था, जो रीटा मार्गरेट, केन और डेविड रेनहार्ट डॉक्टर के पुत्र थे। 5 उनकी मां का परिवार डेनिश अमेरिकी है। 6 वह बड़े होकर अंतर्मुखी और सामाजिक रूप से अलग थलग थे, अकेले काम करना पसंद करते थे और उन्हें दूसरों के साथ जुड़ने के लिए खुद को याद दिलाना पड़ता था। वह अक्सर इंडियाना जोन्स होने का नाटक करते हुए और दृश्यों का अभिनय करते हुए अपने घर के पास खाड़ी में खेलता था। 7 एक जूनियर हाई सहपाठी ने बाद में उसका वर्णन इस प्रकार किया, यह बच्चा जो वास्तव में लंबा था, लेकिन जो कुछ अजीब था, शायद स्कूल के गुंडों द्वारा उसे उठाया जा रहा था क्योंकि युवावस्था में उसकी आवाज में बदलाव बहुत कठोर था। 3 उनके माता पिता दोनों शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। उनकी मां, रीता, संगीत सिखाती थी और उनके पिता, डेव, नॉर्मनडेल कम्युनिटी कॉलेज में एक कोरल डायरेक्टर थे। उन्होंने ब्लूमिंगटन में 9 माइल एलिमेंट्री स्कूल, ओक ग्रोव जूनियर हाई और जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल में पढ़ाई की। अपनी 2 बहनों के विपरीत, कस्टन डॉक्टर, जो वायलिन वादक और कैवानी स्ट्रिंग चौकड़ी के संस्थापक सदस्य थे, और कारी डॉक्टर, मेट्रोपॉलिटन ओपेरा के सेलिस्ट थे, डॉक्टर को संगीत में विशेष रुचि नहीं थी, हालांकि उन्होंने डबल बास बजा ना सीखा और मॉन्स्टर्स इंक. 8 और अब के साउंड ट्रैक के लिए ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाया गया। 9 डॉक्टर ने खुद को कार्टून बनाना सिखाया, पारिवारिक मूवी कैमरे से फ्लिप किताबें और होममेड एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाना सीखा। 3 बाद में उन्होंने एनिमेशन में अपनी रुचि को भगवान की भूमिका निभाने के तरीके के रूप में वर्णित किया, जिससे लगभग जीवित पात्र बने। कार्टून निर्देशक चक जोन्स, निर्माता वॉल्ट डिज्नी और कार्टूनिस्ट जैक डेविस प्रमुख प्रेरणा थे। 10 कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र और कला निर्माण 10 दोनों का अध्ययन करते हुए लगभग 1 साल बिताया, जहां उन्होंने अपने प्रोडक्शन नेक्स्ट डोर के लिए छात्र अकादमी पुरस्कार जीता और 1990 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ललित कला स्नातक के साथ जारा, हालांकि डॉक्टर ने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के लिए काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें सबसे अच्छे प्रस्ताव पिक्सर और द सिम्पसंस के निर्माताओं से मिले। 3 उस समय उन्होंने पिक्सर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 10 और बाद में उन्होंने वहां काम करने के अपने फैसले को अजीब और असामान्य माना। 12 कैरियर 2009 में पीट डॉक्टर फिल्म अप का प्रचार कर रहे थे। पिक्सर में शामिल होने से पहले डॉक्टर ने 3 गैर कंप्यूटर एनिमेशन, नेक्स्ट डोर, पाम स्प्रिंग्स और विंटर बनाए थे। 13 तीनों शॉट्स को बाद में अकादमी फिल्म आर्काइव द्वारा संरक्षित किया गया। 14 वह कंपनी की शुरुआती लघु फिल्मों के प्रशंसक थे, लेकिन वह उनके बारे में अन्यथा कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने अक्टूबर 2009 के एक साक्षात्कार में टिप्पणी की, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैं क्या सोच रहा था। 15 उन्होंने 1990 में 21 साल की उम्र में पिक्सर में काम करना शुरू किया,
जब जॉन लासेटर ने अपने पूर्व सहपाठी स्वर्गीय जो रैनफ्ट, जो कैलार्ड्स में डॉक्टर के शिक्षकों में से एक थे, से किसी ऐसे छात्र की सिफारिश करने के लिए कहा जो कंपनी के लिए उपयुक्त हो। 16 जुलाई 2017-18 अपनी प्रवृत्ति और उस समय जो सही लगा उसका पालन करने का निर्णय लेते हुए उन्होंने उस समय के अज्ञात पिक्सर से नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली और कॉलेज स्नातक होने के अगले दिन से वहां काम करना शुरू कर दिया। 16-12 कंपनी के एनिमेशन समूह हमें 10वें कर्मचारी के रूप में 10 और इसके तीसरे एनिमेटर के रूप में 19 कंपनी के घनिष्ठ माहौल में डॉक्टर को तुरंत घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने कहा है, बड़े होते हुए हम में से बहुतों को लगा कि हम दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एनिमेशन के प्रति यह अजीब जुनून है। पिक्सर में आकर आपको ऐसा लगता है, ओह, और भी लोग हैं। 3 डॉक्टर को सीमित जिम्मेदारियों के साथ लाया गया था, लेकिन जॉन लासेटर ने तुरंत उन्हें लेखन, एनिमेशन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और ऑर्केस्ट्रा स्कोरिंग में बड़ी और बड़ी भूमिकाएं सौंपी। 15 वह टॉय स्टोरी की अवधारणा के पीछे 3 प्रमुख पटकथा लेखकों में से एक थे और बज लाइटियर का चरित्र आंशिक रूप से खुद पर आधारित था। 10 उनकी मेज पर एक दर्पण था और उन्होंने चरित्र की कल्पना करते समय उससे चेहरे बनाए। 15 चरित्र विकास के प्रति डॉक्टर का आकर्षण पेपर मून देखने से और अधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने द फिल्म दैट चेंज्ड माई लाइफ के लिए एक साक्षात्कार में पत्रकार रॉबर्ट के एल्डर को बताया। 20 मुझे अधिक चरित्र चालित चीजें पसंद है और पेपर मून ने उसे इस तरह से मेरे घर में ला दिया कि मैंने लाइव एक्शन में नहीं देखा था। वास्तव में पूरी कहानी केवल पात्रों पर केंद्रित थी। यह लगभग उसी तरह नाटकीय था जैसे आप एक स्टेज शो देख सकते हैं, क्योंकि आप एक कमरे में बंद हैं। यह किरदारों के बारे में है और फिर भी यह इतनी सिनेमाई थी, एक ऐसी फिल्म जो किसी अन्य माध्यम में नहीं बनाई जा सकती थी। इसने एक तरह से मेरे होश उड़ा दिए। 21 डॉक्टर पिक्सर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसमें टॉय स्टोरी 2, ए बग्स लाइफ एंड मॉन्स्टर्स इंक शामिल है, जिनमें से सभी को आलोचकों की प्रशंसा और सम्मान मिला। उन्होंने स्क्रिप्ट के सह लेखक के रूप में इन एनिमेटेड फिल्मों में योगदान दिया और जॉन लासेटर, रोनी डेल कार्मेन, बॉब पीटरसन, एंड्रयू स्टैंटन, ब्रैड बर्ड और जो रैनफ्ट जैसे सीजीआई दिग्गजों के साथ काम किया। डॉक्टर ने पिक्सर में अपने सहयोगियों को जंगली घोड़ों का एक समूह कहा है। 12 वह पिक्सर ब्रेन ट्रस्ट के 5 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो टॉय स्टोरी के निर्माण के दौरान एक साथ आए थे। अन्य 4 लेसेटर, स्टैंटन, रैनफ्ट और अनक्री है। 22 डॉक्टर ने अपने निर्देशन की शुरुआत मॉन्स्टर्स इंक के साथ की। यह पहली पिक्सर फिल्म थी जिसका निर्देशन लासेटर ने नहीं किया था, जो उनके पहले बच्चे निक के जन्म के ठीक बाद हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अपने करियर के प्रति पूर्ण एकचित्त समर्पण से पालन पोषण की ओर अचानक कदम ने उन्हें उल्टा कर दिया और कहानी के लिए प्रेरणा बनी। 23-2004 में जॉन लासेटर ने उनसे हॉवेल्स मूविंग कैसल के अंग्रेजी अनुवाद का निर्देशन करने के लिए कहा था। 24 इसके बाद डॉक्टर ने 2009 की फिल्म अप का निर्देशन किया, जो 29 मई 2009 को रिलीज हुई। उन्होंने अप के नायक को आंशिक रूप से खुद पर आधारित किया, जो कि सामाजिक अजीबता की उनकी लगातार भावनाओं और चिंतन के लिए भीड़ से दूर जाने की उनकी इच्छा पर आधारित था। 7 अप की सफलता के बाद डॉक्टर और साथी पिक्सर दिग्गज जॉन लेसेटर, एंड्रयू स्टैंटन और ली अनक्रिच के साथ साथ लंबे समय से सहयोगी और निर्देशक ब्रैड बर्ड को 66वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। त्योहार 25-26 डॉक्टर ने 2015 की फिल्म इनसाइड आउट का निर्देशन किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 27 उनकी अगली फिल्म सोल आलोचकों की प्रशंसा के लिए 25 दिसंबर 2020 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई थी। 28-29 डॉक्टर कॉमिक कॉन 2008 और 2009 वंडरकॉन में दिखाई दिए। 30 मई 2009 में डॉक्टर ने क्रिश्चियनिटी टुडे पर पूर्वव्यापी टिप्पणी की कि उन्होंने अब तक एक धन्य जीवन जिया है। 7 एवी क्लब ने उन्हें लगभग सार्वभौमिक रूप से सफल कहा है। 12 उन्हें 8 ऑस्कर, 3 जीते, 3 एनी पुरस्कार, 2 जीते, 4 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, 2 जीते, 1 ब्रिटिश अकादमी बाल पुरस्कार जो उन्होंने जीता और 1 होची फिल्म पुरस्कार जो जीता के लिए नामांकित किया गया है। वह जीता। 4 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी तीसरी कक्षा की गणित की किताब से एक फ्लिप बुक बनाने से ऐसा होगा। 31 डॉक्टर ने जून 2018 तक पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो में क्रिएटिविटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और जॉन लासेटर के भूमिका से हटने के बाद स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी बन गए। 2:32 द रैप ने बताया कि डॉक्टर ने उस फिल्म को पूरा करने की योजना बनाई थी जिस पर वह वर्तमान में काम कर रहा था, जो अंततः सोल बन गई। 33
डॉक्टर को उनकी अद्वितीय उपलब्धि और एनिमेशन में असाधारण योगदान के लिए साथ ही एनिमेटर क्रेग मैक्रेकेन और एवलिन लैम्बर्ट के साथ 2023 एनी पुरस्कार समारोह में विंसर मैक के पुरस्कार प्राप्त होने की उम्मीद है। 34 व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर की शादी अमांडा डॉक्टर से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, निकोलस और एली। 7 अप में एली की बोलने की भूमिका है और वह इनसाइड आउट में रिले के चरित्र के लिए प्रेरणा थी। 35 डॉक्टर एनीमे का प्रशंसक है, विशेष रूप से हयाओ मियाजाकी का काम। डॉक्टर ने कहा है कि मियाजाकी के एनिमेशन में सच्चाई के छोटे छोटे क्षणों को खूबसूरती से देखा गया है जिन्हें आप पहचानते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। 24 वह पिक्सर के प्रतिस्पर्धी ड्रीमवर्क्स की फिल्मोग्राफी के भी प्रशंसक है। प्रतिस्पर्धी माहौल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि जब अधिक विविधता होती है तो यह अधिक स्वस्थ वातावरण होता है। 12 2009 में एक साक्षात्कार के दौरान डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह एक ईसाई है और कहा कि इससे उनके काम पर असर पड़ता है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कभी भी ईसाई फिल्म बनाने की कल्पना नहीं की थी। 10 अपने विश्वास और फिल्म निर्माण के बीच संबंध के बारे में डॉक्टर ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह, आकार या रूप में लोगों को व्याख्यान दिया जाना पसंद है। जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो वे स्क्रीन पर अपना कोई न कोई अनुभव देखना चाहते हैं। वे सिखाने नहीं आते। तो उस अर्थ में और किसी भी प्रकार की मान्यताओं के संदर्भ में मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहता कि मैं कभी व्याख्यान दे रहा हूं या कोई एजेंडा सामने रख रहा हूं। 7 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता अन्य आवाज की भूमिका टिप्पणियां 1995 खिलौना कहानी नहीं मूल कहानी नहीं हाँ सुपरवाइजिंग एनिमेटर कहानी कलाकार 1998 जीवन के कीड़े नहीं 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 हाँ अतिरिक्त स्टोरी बोर्डिंग 1999 टॉय स्टोरी 2 नहीं मूल कहानी नहीं नहीं 2001 मॉन्स्टर इंक हाँ मूल कहानी नहीं हाँ सीडीए एजेंट 00002 एनिमेटर बिना श्रेय के 36 माइकल गियाचिनो बटा DKINO बटा JKE नोह इतालवी उच्चारण DAK कीनो एक जन्म 10 अक्टूबर 1967 फिल्म टेलीविजन और वीडियो गेम के लिए संगीत के एक अमेरिकी संगीतकार हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें अप 2009 में उनके काम के लिए ऑस्कर, लॉस्ट 2004 में उनके काम के लिए एमी और रैटोली 2007 और अप 2009 में उनके काम के लिए 3 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। 2018 की शुरुआत में उन्होंने निर्देशन में भी कदम रखा और एक निर्देशक के रूप में उन्हें मार्वल स्टूडियोज के वेयरवुल्फ बाय नाइट के लिए जाना जाता है। जियाचिनो को निर्देशक जे अब्राम्स, ब्रैड बर्ड, मैट रीव्स, पीट डॉक्टर, कॉलिन ट्रेवोर, जॉन वॉट्स, ड्रू गोडार्ड, द वाचोव्स्की, टाइका वेटिटी और थॉमस बेजुचा के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है। गियाचिनो के फिल्म स्कोर में मिशन इम्पॉसिबल की कई फिल्में शामिल हैं, जुरासिक वर्ल्ड, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्टार ट्रेक रिबूट श्रृंखला, 8 पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो फिल्में, दुष्ट वन, द बैटमैन और कई अन्य फिल्में। जियाचिनो ने वीडियो गेम श्रृंखला मेडल ऑफ ऑनर और कॉल ऑफ ड्यूटी और टेलीविजन शो श्रृंखला एलियास, लॉस्ट और फ्रिंज के लिए स्कोर भी तैयार किया। प्रारंभिक जीवन। जियाचिनो का जन्म रिवरसाइड टाउनशिप, न्यू जर्सी में हुआ था। उनके पिता के पूर्वज इटालियन थे जो सिसिली से आए थे और उनकी मां के पूर्वज अब्रूजो, मध्य इटली से आए थे। जियाचिनो एजवाटर पार्क टाउनशिप, न्यू जर्सी में पले बढ़े। 2 और 1986 में डेलरान टाउनशिप, न्यू जर्सी के होली क्रॉस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 उनके पास दोहरी अमेरिकी और इतालवी नागरिकता है। 4 उनके भाई एंथनी गियाचिनो एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता है। जियाचिनो ने 10 साल की उम्र में छवियों और संगीत का संयोजन शुरू किया जब उन्होंने अपने बेसमेंट में होममेड साउंड ट्रैक के साथ स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना शुरू किया। हाई स्कूल में रहते हुए एक कला शिक्षक जिसने गियाचिनो को सलाह दी थी ने उसके माता पिता से सिफारिश की कि वह न्यूयॉर्क शहर में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में भाग ले। गियाचिनो ने अपने माता पिता के साथ स्कूल जाने का वर्णन इस प्रकार किया है। 5 मैंने सोचा, वाह, यह तो शानदार है। क्या वाकई उनके पास ऐसे कॉलेज है? मैं वे चीजें कहाँ कर सकता हूँ जिन्हें करने में मेरी सचमुच रुचि है। वह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मुझे एसवीए बहुत पसंद आया। मुझे उस प्रकार की स्वतंत्रता पसंद आई जो इसने प्रदान की। यह एक प्रकार से इस महान प्रयोग जैसा था। ठीक है, आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ पसंद है। तो चलिए देखते हैं आपको यह कितना पसंद आता है। हम आपको बहुत अधिक विनियमित नहीं करने जा रहे हैं। हम यह देखने जा रहे हैं कि आप कितने भावुक और प्रेरित हैं और आप इस चीज को कितना चाहते हैं। 5 गियाचिनो ने एसवीए में दाखिला लिया, फिल्म निर्माण में पढ़ाई की और इतिहास में मामूली काम किया। एसवीए में अपने अंतिम वर्ष के दौरान फिल्म प्रचार में उनके प्रशिक्षक ने घोषणा की कि यूनिवर्सल पिक्चर्स में एक अवैतनिक इंटर्नशिप उपलब्ध है।
गियाचिनो, जो एकमात्र दिलचस्पी रखने वाला था, ने 6 महीने का पद प्राप्त किया, जिसे उसने रात में भरा। दिन के दौरान स्कूल जाता था और अपना किराया चुकाने के लिए मैसी में काम करता था। उन्होंने 1990 में एसवीए से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने जुलियार्ड स्कूल और फिर यूसीएलए में संगीत की कक्षाएं ली। 5 6 7 8 वीडियो गेम। जब जियाचिनो की इंटर्नशिप समाप्त हो गई, तो यूनिवर्सल ने उसे काम पर रख लिया और कॉलेज से स्नातक होने पर उसे नौकरी दे दी। बाद में वह डिज्नी चले गए और जब डिज्नी लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो गए, तो जियाचिनो उनके साथ चले गए। प्रचार में काम करते हुए यूसीएलए में इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑर्केस्ट्रेशन में रात की कक्षाएं ली। डिज्नी के लिए उनके काम ने उन्हें फिल्मों में काम करने वाले विभिन्न कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि निर्माता जिन्होंने संगीतकारों को काम पर रखा था। इसलिए जब डिज्नी इंटरैक्टिव में एक निर्माता के लिए नौकरी खुली, तो जियाचिनो ने यह सोचकर नौकरी प्राप्त की कि वह खुद को संगीत लिखने के लिए काम पर रख सकते हैं। उनके द्वारा निर्मित खेल। 5 6 7 16 बिट युग के दौरान डिज्नी इंटरैक्टिव के लिए जियाचिनो के रचना कार्य में सेगा जेनेसिस गेम गारगोयल्स, कोल्ड शैडो में एसएनईएस गेम माउई मल्लाड और द लायन किंग के विभिन्न कंसोल संस्करण शामिल थे। 9 हालांकि उनकी पहली प्रमुख रचना 1997 की फिल्म द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क के ड्रीमवर्क्स वीडियो गेम रूपांतरण के लिए थी। 10 वीडियो गेम मूल लाइव ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ रिकॉर्ड किए जाने वाले पहले प्लेस्टेशन सेगा सैटर्न पर भी कंसोल शीर्षकों में से एक था। जियाचिनो ने तब से ड्रीमवर्क्स के साथ अपना रिश्ता जारी रखा है, जिसमें 1998 में स्मॉल सोल्जर्स वीडियो गेम के लिए स्कोर तैयार करना, उनके कई लोकप्रिय वीडियो गेम के लिए पूर्ण ऑर्केस्ट्रा स्कोर प्रदान करना भी शामिल था। उन्होंने भाड़े के सैनिकों के लिए थीम विनाश का खेल का मैदान बनाने के लिए महामारी स्टूडियो के साथ भी काम किया। गियाचिनो की पुरस्कार विजेता रचनाओं में मेडल ऑफ ऑनर श्रृंखला की पहली 4 किस्तें, मेडल ऑफ ऑनर, अंडरग्राउंड, एलाइड असॉल्ट और फ्रंटलाइन हीरोज 2 और कई अन्य द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित वीडियो गेम जैसे सीक्रेट वेपन्स के स्कोर भी शामिल है। नॉर्मंडी के ऊपर, कॉल ऑफ ड्यूटी और कॉल ऑफ ड्यूटी फाइनेस्ट ओवर 11। इसके अतिरिक्त गियाचिनो ने द इनक्रेडिबल्स, राइज ऑफ द अंडरमाइनर के लिए विषयों की रचना की और संगीतकार क्रिस टिल्टन के साथ ब्लैक के विषय को सह लिखा। 12। उन्होंने अलियास के लिए स्कोर भी तैयार किया, जो इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित था। 2008 में जियाचिनो ने टर्निंग पॉइंट, फॉल ऑफ लिबर्टी के लिए संगीत लिखा। 132007 में वह मेडल ऑफ ऑनर फ्रेंचाइजी में लौट आए क्योंकि उन्होंने मेडल ऑफ ऑन